एपिसोड 740। वो एक सर्द आह भरकर कुर्सी से उठ गई, सर झुकाकर बोली, इससे ज्यादा बुरा वक्त क्या आएगा कि मेरे ही मुल्क के बड़े और अहम लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं एक लड़की हूं। ये हिसाब नहीं करते कि मैं अपने मुल्क के कितने ही टेलीपैथी जानने वालों को वापस ले आई हूं। ब्रेन मास्टर को बहुत ज़हीन और चालबाज समझा जाता है। ब्लैक सीक्रेट्स को टेलीपैथी का शोभा दे दिया गया है। उन चारों ब्लैक सीक्रेट का बड़ा रोप और तबतबा है। मैंने चंद घंटों में उनको नीचा दिखा दिया। उनके 3 टेलीपैथी जानने वाले छीन कर ले आई। इसके बावजूद मैं एक कमज़ोर और तन्हा लड़की समझी जाती हूँ। वो आहिस्ता आहिस्ता बोलती हुई पारस के करीब आ गई, फिर कहने लगी, तुम ठीक कहते हो। आज मैं अकेली ना होती, मेरी ये खतरनाक तंजीम होती, तो ब्लैक सीक्रेट की पुरस्कार तंजीम की तरह मेरा भी रोब और तबतबा रहता। वो अचानक ही पारस से लिपट कर बोली, मैं क्या करूं, तुमसे बहुत डर लगता है, लेकिन तुम्हारे बगैर खाली खाली से रहती हूं। जब भी ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट्स ने मेरा सुकून बर्बाद किया, मुझे चैलेंज किया, तो तुम याद आए। मैं पहली बार जबान से कह रही हूं, वो मर्द तुम हो, सिर्फ तुम हो, जिसकी आगोश में मैं दुश्मनों से बेनियाज होकर आराम से सो सकती हूं। मैं थक गई हूं पारस, मेरे अंदर से तमाम अंदेशे निकाल कर मुझे सुला दो। उसने हाथ बढ़ाकर स्विच ऑफ कर दिया। तारीकी छा गई। तारीकी में तन्हाई हो तो डर लगता है, अगर डर निकालने वाला हो तो रत जगा भी हो जाता है, फिर नींद भी आ जाती है। वो जागती रही और सोती रही, सोती रही और जागती रही। सुल्ताना दिमागी तौर पर हाजिर होते ही रोने लगी। हाय, मैंने ये क्या कर दिया। पारस को नाकाम बनाना चाहती थी। उस चुड़ैल ने मेरे चोर ख्यालात से फराद भाई की हकीकत मालूम कर ली। मेरी हिमाकत से मेरे बाबा का बयान गलत हो गया है। मेरे बाबा सच्चे आलिम दीन थे, अब वो झूठे कहलाएंगे। मैं कभी अपने आप को मुआफ नहीं करूंगी, मैं मर जाऊंगी। वो बेख्तियार बुड़बुड़ा रही थी। सलमान सो रहा था। उसकी आंख खुल गई। उसी वक्त लैला भी उसके दिमाग में आ गई। वो कहना चाहती थी कि अभी मरीना की बातों से घबराकर वो सोच में पड़ गई थी और सोचने के लिए अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई थी, लेकिन लैला कुछ न कह सकी। उससे पहले सलमान ने पूछ लिया, सुल्ताना क्या बात है, ये आधी रात को क्यों रो रही हो? वो रोते हुए कहने लगी, आज मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई है जिसके लिए मैं खुद को कभी मुआफ नहीं करूंगी। आखिर बात क्या है? मैं बहन की मोहब्बत में अंधी हो गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि सिस्टर सौकन बनकर आए। मैंने सोचा अगर पारस सिस्टर की शर्त पूरी करने में नाकाम रहेगा, मरीना को अपनी तरफ माइल नहीं कर सकेगा, तो सिस्टर और फरहाद भाई की शादी भी नहीं हो सकेगी। मैं मरीना को पारस के खिलाफ भड़काने गई। उस कमीनी ने मेरे चोर ख्यालात पढ़ लिए। उसे मालूम हो गया कि मेरे बाबा का बयान दुरुस्त नहीं था। फरहाद भाई अभी जिंदा हैं, मेरी बहन के शौहर हैं और अब सिस्टर से शादी करने वाले हैं। सलमान गुमसुम बैठा सुन रहा था। लैला सोच के जरिए कह रही थी, सुल्ताना ये क्या हो गया? मैं अपने बाबा की मर्जी के मुताबिक फरहाद को गुमराही से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती रही। तुम्हारे फरहाद भाई ने अभी इतने बड़े आलिम दीन के बयान का भरम रखा। मुझसे शादी करने के बाद अपने अंदर के अय्याश फरहाद को मार डाला और अपने आप को गुमनाम कर लिया। एक तवील अरसे के बाद ये राज खुल रहा है, हमारे ही जरिए से खुल रहा है। सुल्ताना ने कहा, इतनी बड़ी गलती के बाद मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। वो बिस्तर से उतरकर जाना चाहती थी। सलमान ने उसका बाजू खींचते हुए कहा, होश में रहो, इंसान से बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं, इन गलतियों का इलाज खुदकुशी नहीं है। वो रोते हुए बोली, मैं फरहाद भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी? सिस्टर से बड़ी अकीदत थी, मैं उनके हर हुक्म की तामील करती थी। अब किस जबान से कहूंगी कि मैंने उनके और पारस के खिलाफ साजिश की थी? सलमान ने कहा, सिस्टर को अभी तुमने अच्छी तरह नहीं जाना है। वो सिर्फ दुश्मनों को मुआफ नहीं करती, अपनों की गलतियां भी फौरन भूल जाती हैं। चलो आओ सिस्टर के पास चलें। सोनिया सो रही थी। सलमान की सोच की लहरों को महसूस करके बेदार हो गई। मैं मुआफ़ी चाहता हूँ, कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं, इसलिए हाजिर हुआ हूँ। क्या लैला और सुल्ताना ने कोई गलती की है? कमाल है सिस्टर, आपने कैसे जान लिया? औरत हूँ और औरत की फितरत को समझती हूँ। वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, वो मेरी परस्तिश कर सकती है। सौकन की हैसियत से कबूल करते वक्त वो अंदर से टूट सकती है। मैंने सोचा ऐसे वक्त दोनों बहनों से गलतियां हो सकती हैं, उनकी गलतियों से दुश्मन भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए मैंने उनसे कह दिया कि वो मरीना के 3 कैदियों को दूसरी जगह मुंतकिल कर दे। अब मैं पूछती हूँ, क्या उनकी किसी गलती से दुश्मनों को फ़ायदा होने वाला है? ऐसी बात नहीं है सिस्टर, आप बहुत दूर तक सोचती हैं। सुल्ताना पारस के खिलाफ मरीना के पास गई थी, फिर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारकर वापस आ गई।
सलमान ने बताया कि किस तरह दोनों बहनों ने अपने बाप के बयान को झुटलाया है और फरहाद भाई की हकीकत मैरीना पर वाज़ेह कर दी है। मैरीना मुहिब वतन है। वो अमरीकी हुक्काम को फरहाद भाई के बारे में ज़रूर बताएगी। सुल्ताना अपनी गलती पर इतनी नातिम है कि आपसे और फरहाद भाई से मुंह छुपाने के लिए खुदकुशी करना चाहती है। मैंने उसे रोका है। प्लीज़ आप उसे समझाएं। दोनों बहनों को मेरे पास लाओ। वो दोनों रोते हुए बोली, हम हाजिर हैं सिस्टर, आप हमें सज़ा दें। क्या मेरी सज़ा कबूल करोगी? आप हुक्म दें, सज़ा सुनाएं, हम सज़ा पाने को तैयार हैं। मेरी तरफ से ये सज़ा है कि अपनी गलती पर शर्मिंदा रहने के लिए तबई उम्र तक जिंदा रहो। खुदकुशी का मतलब ये होगा कि सज़ा से बचने के लिए दुनिया से भाग रही हो। आप दुरुस्त कहती हैं। हमें शर्मिंदा रहने के लिए और आइंदा गलतियों से बचने के लिए जिंदा रहना चाहिए। जाओ और दिमाग को हिदायत देकर सो जाओ। कल सुबह मेरे और फरहाद के निकाह में शरीक ज़रूर होना। वो तीनों चले गए। सोनिया ने आंखें बंद की, दिमाग को हिदायत दी, फिर नींद में टूटती चली गई। अभी मेरे मुकद्दर में नींद नहीं थी। मैंने नए टेलीपैथी जानने वाले 3 कैदियों को 3 मुख्तलिफ तारीख कमरों में लाकर कैद किया था। मैं अपने एक बहुत ही अच्छे और सच्चे दोस्त किंग फर्नांडो का जिक्र बहुत पहले कर चुका हूँ। वो मुल्क के चंद बड़े सरमाएदारों में से एक था। हर मुल्क और हर बड़े शहर में उसकी दौलत और जायदाद थी। मुख्तलिफ शहरों में ऐसी कोठियाँ थीं जो मेरे लिए और अली तैमूर के लिए मखसूस थीं। वहाँ के तमाम जासूस किंग फर्नांडो पर कड़ी नज़र रखते थे। हुकूमत जानती थी कि वो मेरा जानी यार है। मेरे दोनों बेटों और सोनिया को मुल्क में हर तरह की इमदाद पहुँचाता होगा। किंग फर्नांडो ने किसी तरह के इल्ज़ाम से बचने के लिए कुछ जायदादें और कोठियाँ फर्जी नामों से खरीदी थीं। हम उन राजी नामों को इख्तियार करके उन कोठियों और जायदादों को अपने इस्तेमाल में लाते थे। उनमें से एक कोठी ऐसी थी जिसके एक खाने को तारीख कैदखाना बनाया गया था। मैंने उसी कोठी में लैला के साथ क़याम किया था। पेरिस के वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे सोनिया का निकाह मुझसे पढ़ाया जाने वाला था। इस बात पर लैला मुझसे नाराज़ होकर दूसरे कमरे में चली गई थी। दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था और ख़ुद को मुझसे दूर कर रही थी। मैं चाहता तो उसके दिमाग में जा सकता था, लेकिन मैंने उसे दिल का बोझ हल्का करने के लिए छोड़ दिया। मुझे क्या मालूम था कि वो अपनी बहन सुल्ताना की बातों में आकर मरीना तक पहुंच जाएगी। उनके साथ जो कुछ हुआ उसके नतीजे में लैला खुद ही दरवाज़ा खोलकर रोती हुई बाहर आ गई। आखिर सौकन के आने पर कब तक रोती रहोगी? वो बदस्तूर रोते हुए बोली, लानत है मुझ पर। मैं तो सिस्टर की परस्तिश करती हूँ। वो आपकी दुल्हन बने तो मैं उन्हें सौकन नहीं बड़ी बहन समझती रहूँगी। आपकी खिदमत जैसे करती हूँ वैसे ही सिस्टर की खिदमत करती रहूँगी। मैंने हैरानी से पूछा, तुम्हारे ख्यालात में ये इनकलाब कैसे आया? चंद घंटे पहले तुम सौकन की आमद पर नाराज़ होकर गई थीं और दरवाजे को अंदर से बंद किया था। अब खुद दरवाज़ा खोलकर सौकन को खुशामदीद कह रही हो। यह मामला क्या है? तब उसने रो रो कर वो तमाम मामलात बताए, जिसके नतीजे में मैरीना को मेरी हकीकत मालूम हो गई थी। दोनों बहनों को इसका ज़्यादा सदमा था, क्योंकि उनकी गलती से उनके वालिद का बयान गलत हो चुका था। मैंने पूछा, अब रोने से क्या हासिल होगा? क्या यह बात सोनिया को बताई गई है? जी हाँ, सुल्ताना शर्मिंदगी से खुदकुशी करना चाहती है। सिस्टर ने हम बहनों को सज़ा सुनाई है कि हमें सारी ज़िंदगी शर्मिंदा रहने के लिए अपनी तबई उम्र तक जिंदा रहना होगा। ये सज़ा नहीं है, सोनिया की मोहब्बत है। वो तुम दोनों को जिंदा और बाअमल देखना चाहती है। लैला ने कहा, इतनी बड़ी बात हो गई, आप दुनिया पर जाहिर होने वाले हैं। सिस्टर ने उसकी रोकथाम के लिए कोई मशवरा, कोई हिदायत नहीं दी। अभी बात सिर्फ मैरीना तक है। आप चाहें तो उसे ये रास फाश करने से रोक सकते हैं। मैंने कहा, हमें इस सिलसिले में कोई कदम उठाने से पहले जनाब अली असदुल्ला तब्रेज़ी से मशवरा लेना चाहिए। तुम सुल्ताना और सलमान के साथ उनके पास जाओ, उन्हें तमाम हालात बताओ, फिर उनकी हिदायत सुनकर आओ। वो मेरे पास बैठकर ख्यालखानी की परवास करती हुई चली गई। शाम का वक्त था, सर्दी खांसी थी। मैं कॉफ़ी तैयार करके किचन में आ गया। जब 2 प्यालियाँ कॉफ़ी लेकर कमरे में आया तो लैला मेरी तरफ आ रही थी। मुझसे एक प्याली लेते हुए बोली, अली असदुल्ला तब्रेज़ी साहिब फरमाते हैं, मरीना को जबरन न रोका जाए, क्योंकि आपकी हकीकत कल सुबह 10 बजे खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाएगी। मैंने ताज्जुब से पूछा, कैसे ज़ाहिर हो जाएगी? अली असदुल्ला तब्रेज़ी साहिब सिस्टर का निकाह आपके साथ पढ़ाएंगे तो निकाह नामे में आपका असल नाम फरहाद अली तैमूर लिखा जाएगा और कल ही की तारीख, महीना और साल भी लिखा जाएगा। जब इतने बड़े आलिम और बुजुर्ग निकाह पढ़ाएंगे और अपने दस्तखत करेंगे तो उसके बाद आप मरहूम नहीं कहलाएंगे। वो निकाहनामा आपकी ज़िंदगी की तस्दीक करेगा। मैंने कहा, तुम्हारे वालिद भी बहुत बड़े आलिम दीन थे। उन्होंने तस्दीक की थी कि मैं इस दुनिया से उठ चुका हूँ। बाबा साहिब के इदारे के 2 उलमाए दीन के बयान में तजाद पैदा हो जाएगा। मैंने यही सवाल किया था। तब्रेज़ी साहिब ने फरमाया,
कि हमारे वालिद ने जिस गुमराह फरहाद की मौत की तस्दीक की थी वो दुरुस्त है कि मर चुका है। आज एक नया फरहाद जिंदा है। दूसरी बात यह कि सोनिया और फरहाद का निकाह ना हुआ तो फरहाद की आइंदा नस्लें अपने ख़ानदानी शजरे से शर्मिंदा रहा करेंगी और ये बड़ी बेहयाई की बात होगी। जो गुजर चुकी है उसके लिए न सोचो, अपनी औलाद के मुस्तकबिल को काबिल फ़ख्र बनाओ। मैंने कहा, मोहतरम तमरीज़ी साहिब ने जो बात तुम्हें समझाई है वो सोनिया पहले ही समझ गई थी, इसीलिए उसने तुम लोगों को मशवरा नहीं दिया कि मुझे जाहिर होने से रोका जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दोस्त और दुश्मन मुझे एक नया फरहाद तस्लीम करें और तुम्हारे वालिद का ये बयान दुरुस्त साबित हो कि गुमराह फरहाद हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। लैला ने मेरे कदमों में बैठकर कहा, आप बहुत अच्छे हैं, वाकई बदल चुके हैं। मैं नादिम हूं कि पारस के खिलाफ साजिश की। मैंने उसे कदमों से उठाकर अपने पास बिठाते हुए कहा, पारस साजिश प्रूफ है। तुम बहनों ने नादानी में साजिश की थी। मुझे यकीन है मेरे बेटे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सिस्टर का मंसूबा यह था कि मैरीना को अपनी तरफ माइल किया जाए और हमने मैरीना को पारस के खिलाफ भड़का दिया है। हाँ, अगर मरीना उससे बदजन हो जाएगी तो कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना होगा। मुझे पारस से राब्ता करके हालात मालूम करना चाहिए। लैला ने घड़ी देखी, फिर कहा, अभी आप राब्ता ना करें। क्यों, कोई ख़ास बात है? हाँ, पेरिस के वक्त के मुताबिक वहाँ रात के 3 बजे होंगे। पारस हमारी बहू जोजो के पास होगा। जवान बेटे के पास सुबह जाना मुनासिब होगा। लैला ने अकल की बात समझाई थी। मैं 3 घंटे बाद पारस के दिमाग में पहुंचा। ओह पापा, बड़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूं। टेलीपैथी जानता तो दिमागी तौर पर परवास करके आपको खुशखबरी सुनाने पहुंच जाता। मैरीना हमारी है और हमेशा हमारी रहेगी। क्या वाकई? हाँ, अभी मैं लंदन में मैरीना के पास हूं। इस वक्त मैरीना कहाँ है? मेरे पास है, मेरे दिमाग में है, आपकी बातें सुन रही है। मैंने कहा, हेलो मैरीना। हेलो पापा। मैं आपको पापा कह सकती हूँ? पापा कह रही हो और इजाज़त भी ले रही हो। वो हंसने लगी, फिर कहने लगी, पारस की एक बात मेरे दिल को लगी कि मैं तन्हा बड़ी बड़ी ख़तरनाक तंजीमों से मुकाबला नहीं कर सकूंगी। तंजीम वाले मेरे दुश्मन बन चुके हैं। मेरे मुल्क का ब्रेन मास्टर और 4 ब्लैक सीक्रेट मुझे मेरे ही मुल्क की नज़रों में गिराना चाहते हैं। मेरी सलामती इसी में है कि मैं भी एक मजबूत तंजीम बनाऊं और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दूं। तुम दानाई से सही लाइन पर सोच रही हो। ये मेरे दिल का फैसला है कि मैं सिर्फ पारस पर भरोसा करूंगी, हर पहलू से आपकी टीम में रहूंगी, लेकिन मेरी 2 बातें आपके मिजाज के खिलाफ होंगी। वो 2 बातें क्या हैं? एक तो ये कि ट्रांसफार्मर मशीन मेरे मुल्क की मिल्कियत में रहेगी। मैं आप लोगों को उस मशीन तक कभी पहुंचने नहीं दूंगी। मैंने कहा, तुम ये जमानत दो कि उस मशीन से शयातीन टेलीपैथी जानने वाले पैदा नहीं होंगे। वो कहने लगी, उस मशीन के इंचार्ज अभी 4 ब्लैक सीक्रेट हैं। जब वो मशीन और टेलीपैथी जानने वालों का शोबा मेरे पास आएगा तो मैं आपकी मर्जी के मुताबिक एक भी शैतान पैदा नहीं होने दूंगी। फिर तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यह शोबा ब्लैक सीक्रेट के हाथों से निकल कर तुम्हारे हाथों में आ जाए। मैं तुम्हारे मुल्क की पॉलिसियों का दुश्मन हूं। तुम्हें भी अपने हुक्काम से शिकायत है। आपने मुझे लाजवाब कर दिया। अच्छा पापा, अगर ये तमाम शिकायतें दूर कर दूं तो मेरे जैसा तुम्हारे मुल्क का दोस्त और वफादार कोई ना होगा। तुमने ये नहीं देखा कि हुकूमत फ्रांस को मुझसे और मेरी फैमिली की दोस्ती से कितना फ़ायदा पहुंचता है? बेशक मैं आंखों से आपकी और फ्रांस की दोस्ती देखती आ रही हूं, फिर भी ये ना समझ सकी कि आपकी फैमिली मेरे मुल्क की भी दोस्त बन सकती है। पारस ने कहा, अब तो समझ गई हो। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। वो मुस्कुराते हुए पारस की गर्दन में बाहें डालकर बोली, हाँ, मैं अपने घर में आ गई हूं। पारस गड़बड़ा कर बोला, अरे क्या कर रही हो? पापा हैं। मैंने हंसते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं जा रहा हूं। ठहरिए पापा, एक बात और है। वो कहने लगी, क्या मुझे अपने आला हुकाम से आपका जिक्र करना चाहिए? हाँ, ज़रूर करना चाहिए, बल्कि उन्हें मेरी शादी की दावत भी दो। ब्रेन मास्टर और 4 ब्लैक सीक्रेट से कहो कि वो ख्याल खानी के ज़रिए मेरी शादी में शरीक हो सकते हैं। ठीक 3 घंटे बाद होगी। मैं पारस के दिमाग से चला आया। लैला सो रही थी। मैं तमाम रात जागता रहा था। मैंने बिस्तर पर लेटकर दिमाग को 2 घंटे तक सोने की हिदायत की, फिर सो गया। उधर मरीना ने सुपर मास्टर के पास पहुंचकर कहा, आला हुक्काम, फौजी अफसरान, ब्रेन मास्टर और 4 ब्लैक सीक्रेट को फौरन हंगामी इजलास में बुलाओ। सुपर मास्टर ने कहा, मुल्क के इतने बड़े बड़े ओहदेदारों को फौरन कैसे बुलाऊं? क्या तुमने बच्चों का खेल समझ लिया है? जब चाहा खेलने के लिए हंगामी इजलास तलब कर लिया। वो कहने लगी, तुम उन 4 ब्लैक सीक्रेट के चमचे हो, उनकी फरमाइश पर इजलास मुनक्किद करते हो।
जबकि मैं एक बहुत बड़े खतरे से आगाह करना चाहती हूँ। मुझे अफसोस है, चारों ब्लैक सीक्रेट एक बहुत ही अहम मामले में मसरूफ हैं। जनरल साहिब मुल्क से बाहर हैं। ब्रेन मास्टर तुमसे बात करना कवर नहीं करता। आला हुक्काम तुम्हारी जिद और हट धर्मी से बेजार हो गए हैं, लेकिन तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम कितनी गिर चुकी हो। अब तुम्हारे गिरने की बारी है सुपर मास्टर। ठीक है, हंगामी इजलास ना बुलाओ, लेकिन मुल्क के तमाम अकाबरीन को यह बुरी खबर सुना दो कि फरहाद अली तैमूर जिंदा है। बकवास है। क्या तुम्हें चौंका देने वाली कोई और इत्तला नहीं मिली? वो कहने लगी। पेरिस के वक्त के मुताबिक 10 बजे जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी साहिब के दिमाग में जाओ। ठीक उस वक्त वो सोनिया और फरहाद का निकाह पढ़ाने वाले हैं। बाबा साहिब के इदारे के इतने बड़े बुजुर्ग फ्रॉड निकाह नहीं पढ़ाएंगे, और सोनिया जैसी फौलाद औरत फरहाद के सिवा किसी और से निकाह कबूल नहीं करेगी। पारस और अली तैमूर जैसे गैरतमंद बेटे किसी दूसरे को फरहाद कहकर अपनी को गाली नहीं देंगे। जब हर पहलू से तुम लोगों को यकीन हो जाए कि फरहाद जिंदा है, तो फिर तुम्हारा बाप भी हंगामी इजलास मुनक्किद करेगा। दैट्स ऑल। मेरीना उसके दिमाग से निकल गई। मेरी नई जिंदगी की खबरों पर किसी को यकीन नहीं आ सकता था। इस खबर की तस्दीक के लिए तबरेज़ी साहिब के पास जाना जरूरी था। सुपर मास्टर की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेन मास्टर और चारों ब्लैक सीक्रेट 10 बजे से पहले जनाब तबरेज़ी साहिब के पास आकर कहने लगे, क्या वाकई फरहाद अली तैमूर जिंदा है? अगर जिंदा है तो एक तवील अरसे तक रूपोश क्यों रहा? तबरेज़ी साहिब ने फरमाया, फरहाद अली तैमूर जिंदा है। आधे घंटे बाद ख्याल खानी के जरिए सोनिया का उससे निकाह पढ़ाया जाएगा। तुम्हारे मुल्क के और जितने हुक्काम ख्याल खानी कर सकते हैं, वो भी इस शादी में शरीक हो सकते हैं। शादी के बाद जो हजरात जो सवालात करना चाहते हों, उनके जवाब सोनिया और फरहाद देंगे। इसके बाद एक सुपर ताकत ने दूसरी सुपर ताकत को फरहाद के जिंदा होने की बुरी खबर सुनाई। हॉटलाइन और फैक्स के जरिए मिनटों में तंजीम वाले हुक्काम और दूसरी खतरनाक तंजीमों को भी परेशान खबर सुनाई गई। तमाम नशियाती राब्ते वाले बाबा साहब के इदारे पहुंच गए। सोनिया और मेरे मुताल्लिक ये नहीं बताया गया था कि हम किस मुल्क में हैं। वो लोग सारी दुनिया के टीवी स्क्रीन पर मेरी और सोनिया की शादी के मनासिर दिखाना चाहते थे। जब बाबा साहिब के इदारे के इंचार्ज ने सख्ती से कह दिया कि दूल्हा दुल्हन का पता ठिकाना नहीं बताया जाएगा, तो उन्होंने पूछा, ख्याल खानी के जरिए निकाह पढ़ाया जाएगा तो दुनिया वालों को कैसे मालूम होगा? इंचार्ज ने कहा, फैक्स मशीन के जरिए निकाह नामा भेजा जाएगा। फिर 3 मिनट के अंदर दूल्हा दुल्हन के दस्तखत करके वो निकाह जनाब तबरेज़ी साहिब के पास पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद बैनुल अक़वामी नशियाती राब्ते वालों को और सारी दुनिया को बता दिया जाएगा। एक नुमाइंदे ने सवाल किया, हम मादाम सोनिया और मिस्टर फरहाद से किस तरह इंटरव्यू कर सकेंगे? जवाब में कहा गया, कैमरे के सामने आपका एक आदमी रहेगा। मिस्टर फरहाद उसके दिमाग में रहकर सवालों के जवाब देंगे। मादाम सोनिया टेलीपैथी नहीं जानती हैं, उनसे किस तरह इंटरव्यू होगा? जवाब दिया गया, सलमान वास्ती की शरीक हयात बेगम सुल्ताना वास्ती कैमरे के सामने आकर जवाबात देंगी। चूंकि लैला मेरे साथ अमेरिका में थी और सुल्ताना पेरिस में, इसलिए सोनिया की नुमाइंदगी सुल्ताना करने वाली थी। वहां के वक्त के मुताबिक 10 बजे फैक्स की मशीन के जरिए मेरे पास निकाहनामा आया। उसमें मेरी दुल्हन का नाम सोनिया लिखा हुआ था। मैंने उस पर दस्तखत किए, फिर बाबा साहिब के इदारे के फैक्स कोड नंबरों पर वापस फैक्स कर दिया। दूसरी तरफ से सोनिया का दस्तखत शुदा निकाहनामा मौसूल हुआ। अली असदुल्ला तबरेज़ी साहिब ने ख्याल खानी के जरिए पहले सोनिया के पास जाकर निकाह कबूल कराया, फिर मेरे पास आकर कहा, बेटे मैंने ये पहली दुल्हन देखी है जो अपने निकाह के वक्त बिल्कुल तन्हा थी। तंजीम वाले मुल्क में दुश्मन उसे तलाश करते फिर रहे हैं, इसलिए अपना पराया कोई उसकी खुशी में शरीक नहीं है। सिर्फ मैंने उसे मुबारकबाद दी है। उन्होंने मुझसे भी निकाह कबूल कराया। फिर कहा, बाबा फरीद वास्ती मरहूम की यह वसीयत थी कि जब तक उनकी बेटी सोनिया को फरहाद के जायज़ हुकूक ना थे, उस वक्त तक उस इदारे के तमाम बुजुर्ग और जिम्मेदार अफराद फरहाद से कोई राब्ता ना रखें और ना ही फरहाद को इदारे में दाखिल होने की इजाज़त दी जाए। आज से तुम्हारे लिए इदारे के दरवाजे खुल चुके हैं। मैंने शुक्रिया अदा किया। फिर सोनिया के दिमाग में आ गया। वहाँ लैला मुझसे पहले मुबारकबाद देने पहुँच गई थी। सोनिया से कह रही थी, सिस्टर इस खुशी के मौके पर मेरी एक बात मान लें। आपने पारस से मेरीना वाली जो शर्त रखी है वो शर्त ख़त्म कर दें। ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप अपने शौहर के साथ अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारें। सोनिया ने कहा, क्या तुम नहीं जानती कि पारस इस मंसूबे में कामयाब हो गया है? अब मेरीना को मेरी बहू बनने में देर नहीं लगेगी। लेकिन मेरीना चारों तरफ से मसाइल में घिरी हुई है। जब तक वो पारस के ताउन से मसाइल का बोझ कम नहीं करेगी, तब तक शादी नहीं करेगी। वो एक ज़रा तवक्कुफ से बोली, मैंने आइंदा नस्ल को अपने होने वाले पोते पोतियों को मुतमईन करने के लिए फरहाद से निकाह पढ़वाया है। अब मैं तुम्हारी सिस्टर ही नहीं, सौकन भी हूं।
तुम फराग दिली से मुझे अज़वाजी ज़िंदगी गुजारने को कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी दिली ख्वाहिश कैसे पूरी करूं? मियाँ साहिब मगरिब में हैं और मैं मशरिक़ में। जब तक पापा डोग को जहन्नुम में नहीं पहुंचाऊंगी, अज़वाजी जन्नत में नहीं आ सकूंगी। मैं खामोशी से दोनों की बातें सुन रहा था। जब लैला चली गई तो मैंने कहा, सोनिया, आज मैं मजहबी और कानूनी तौर पर तुम्हारी तरफ आ गया हूं। मुझे शिद्दत से अपनी खुदगरजी और हरजाईपन का एहसास हो रहा है। मैं बरसों पहले तुमसे निकाह पढ़वा कर तुम एक औरत का मान मर्तबा दे सकता था, लेकिन आज मैं तुम्हारी कदर कर रहा हूं। जैसे आज मेरी आंख खुली है, जैसे आज ही मुझे अकल आई है। बेशक आज से पहले बेअक्ली की जिंदगी गुजरता आया हूं। वो सर्द आह भर कर कहने लगी, जो हुआ उसे भूल जाओ, जहां से जागे वहीं से सवेरा समझो। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, फिर सही, अभी इंटरव्यू के लिए हाजिर होना है। जाने से पहले एक बात सच सच कह दो, तुम खुश हो ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूं। मेरी मोहब्बतें तुम्हारे लिए थीं, तुम्हारे लिए हैं और हमेशा तुम्हारे लिए रहेंगी। अब जाओ। उसने सांस रोक ली। बाबा साहिब के इदारे में बैनुल अक़वामी नशरियाती राब्ते कायम करने वाली कंपनी के नुमाइंदे मेरे मुंतज़िर थे। मुझसे पहले वहाँ सुल्ताना आ गई थी, इसलिए कैमरे के सामने एक नुमाइंदा उससे पूछ रहा था, मिसेस वास्ती, मादाम सोनिया टेलीपैथी नहीं जानती हैं, फिर तुम हमारे सवालों के जवाब मादाम से कैसे हासिल करोगी? सुल्ताना ने कहा, मैं टेलीपैथी जानती हूँ। नुमाइंदे ने कैमरे को देखते हुए कहा, नाजरीन, आपके लिए ये दिलचस्प और हैरानकुन इत्तला होगी कि फराद अली तैमूर की फैमिली में टेलीपैथी जानने वालों की कसरत है। आपके सामने मिसेस सुल्ताना वास्ती तशरीफ रखती हैं। ये मिस्टर फरहाद की दूसरी वाइफ लैला की बहन हैं। मिसेस लैला फरहाद भी टेलीपैथी जानती हैं। मिस्टर फरहाद की बहू मिसेस जेनिफर पारस उर्फ चोचो को भी ये इल्म आता है, और मिस्टर सलमान वास्ती भी ख्यालखानी करते हैं। इस मुख्तसर से तारुफ के बाद मिसेस वास्ती के जरिए मादाम सोनिया से सवाल करता हूँ, उनकी उम्र क्या है? अगर उम्र ज्यादा है तो उन्होंने लेट शादी क्यों की? सुल्ताना ने सोनिया से जवाब पूछा, फिर कैमरे के सामने बोली, सिस्टर सोनिया कहती हैं मैंने लेट शादी नहीं की। शादी इसीलिए हुई है कि यह मेरी शादी की उम्र है। नुमाइंदे ने कहा, आप सवालों के जवाब खूब तोड़ मरोड़ कर देती हैं, सवाल करने वाले को लाजवाब कर देती हैं, लेकिन मैं अपने पहले सवाल पर कायम हूं। सोनिया ने सुल्ताना के जरिए जवाब दिया, अगर आपके ख्याल में शादी देर से हुई है तो इसकी एक वजह यह है कि मैं फरहाद के जिंदा होने का इंतजार कर रही थी। मादाम आप तस्लीम कर रही हैं कि मिस्टर फरहाद मर चुके हैं और मौजूदा फरहाद कोई दूसरा शख्स है। फरहाद की जिस्मानी तौर पर मौत वाक़ई नहीं हुई थी। दरअसल बाबा फरीद वास्ती मरहूम फरहाद की गुमराही से नाराज थे। उसे इदारे में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। बाबा मरहूम के बाद लैला और सुल्ताना के वालिद उसी इदारे के बुजुर्ग और आलिम दीन रहे। उनका फैसला था कि अगर गुमराह फरहाद को मार डाला जाए और उसके अंदर के सच्चे और इंसान दोस्त फरहाद को जिंदा रखा जाए तो वह तमाम शिकायत दूर हो जाएंगी जो बाबा फरीद वास्ती मरहूम को थीं। इस नेक मकसद के लिए लैला और सुल्ताना के वालिद ने बयान दिया था कि फरहाद मर चुका है। इस बयान के पीछे एक नया फरहाद जन्म लेने के लिए गोशा नशीनी इख्तियार कर चुका था। आज वाकई वो नया फरहाद बन चुका है। मौजूदा आलिम दीन जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी साहब ने फरहाद के लिए बाबा साहब के इदारे के दरवाजे खोल दिए हैं। इन हालात में शादी लेट हुई है तो ये समझ में आने वाली बात है। प्लीज़, आपका दूसरा सवाल लेट हो रहा है। नुमाइंदे ने दूसरा सवाल किया, आप पूरे यकीन से कैसे कह सकती हैं कि बरसों मुर्दा रहने वाले फरहाद से ही आपकी शादी हुई है? खुदा ना करे मेरी शादी किसी मुर्दे से हो, और खुदा ना करे मेरी शादी उस गुमराह फरहाद से हो। उसकी गुमराही को मौत आई तब मैंने शादी की है। आप दुश्मनों को कैसे यकीन दिलाएंगी कि मिस्टर फरहाद आपके जीवन साथी हैं और ये साहिब कोई फर्जी फरहाद नहीं है? आप अली तैमूर को स्क्रीन पर बुलाएं, जवाब मिल जाएगा। अली तैमूर कैमरे के पीछे मौजूद था। वो सामने सुल्ताना के पास आकर बैठ गया। नुमाइंदे ने पूछा, मिस्टर अली, आज मादाम का निकाह जिस फरहाद से पढ़ाया गया है, क्या उसे अपना बाप तस्लीम करते हो? बेशक तस्लीम करता हूं। तुमने किन सबूत की बिना पर तस्लीम किया है? यही सवाल मैं करूंगा कि आप किन सबूत की बिना पर बाप को बाप तस्लीम करते हैं? सारी दुनिया की औलाद के सामने सिर्फ एक गवाह होती है और वो है माँ। जब माँ कहती है कि फलां हमारा बाप है तो फिर वही हमारा बाप होता है, वरना किसी को बाप कहने के लिए दुनिया जहाँ के सबूत जमा करते फिरो सब बेकार होते हैं। इस रिश्ते की सिर्फ एक गवाह होती है, माँ, सिर्फ माँ। अचानक सुल्ताना की जबान बोल पड़ी। वो कहने लगी,
मैं सुल्ताना की ज़बान से रसवंती बोल रही हूँ। मैं एक तवील अरसे से मैदान अमल में नहीं हूँ और मज़ीद कुछ अरसे तक आराम करूँगी। चूँकि मेरे बेटे की वल्दियत और इज्जत का मामला है, इसलिए गवाही देने आई हूँ। मेरा अली मेरे शौहर फरहाद का खून है। जब मैं खून को पहचानती हूँ तो शौहर को भी पहचानती हूँ। आज सोनिया की शादी जिससे हुई वो मेरा शौहर फरहाद है। नुमाइंदे ने पूछा, क्या आपको इस शादी से सदमा नहीं पहुंच रहा है? सदमा? और वो भी सोनिया से पहुंचेगा? आप ये समझ ही नहीं सकते कि सोनिया कितनी अजीम औरत है। वो फरहाद की जिंदगी में मुझसे पहले आई थी, लेकिन मैंने शादी कर ली। उसने मेरी खुशी की खातिर फरहाद से अब तक शादी नहीं की और अब भी ना करती। लेकिन हमें अपनी औलाद को और औलाद की औलाद को अपने रिश्तों और मोहब्बतों का हिसाब देना पड़ता है। सोनिया ने एक बार शादी न करके मुझ पर एहसान किया था। आज शादी करके दूसरी बार मेरी औलाद पर एहसान कर रही है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। खुदा हाफिज। नुमाइंदे ने कहा। मादाम रसवंती और उनके साहबजादे मिस्टर अली तैमूर ने शुबहात दूर कर दिए हैं। मादाम रसवंती की शर्म हया और शौहर परस्ती को दोस्त और दुश्मन सभी जानते हैं। ऐसी हया वाली किसी दूसरे को फराद और अपना शौहर तस्लीम नहीं करेगी, और अली जैसा गैरतमंद किसी दूसरे को बाप कहने की बेगैरती नहीं करेगा। अब मैं एक शख्स को आपके सामने ला रहा हूँ। मिस्टर फरहाद उसकी ज़बान से आपको अपनी आवाज़ सुनाएंगे और हमारे सवालात के जवाब देंगे। कैमरे की पोजीशन बदल गई। सुल्ताना और अली तैमूर चले गए। एक शख्स आकर बैठ गया। मैंने नुमाइंदे के ज़रिए उसकी आवाज़ सुनी, फिर उसके दिमाग में पहुंचकर उसकी ज़बान से कहा, मैं फरहाद अली तैमूर हाजिर हूँ। नुमाइंदे ने कहा, मिस्टर फरहाद अली तैमूर, इस वक्त बड़े बड़े ममालिक के हुक्काम और फौजी अफसरान, जराइम पेशा तंजीमों के तमाम सरबराह, बदनाम ज़माना दहशतगर्द और तखरीबकार वगैरह अपने अपने टीवी के सामने आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। क्या ही अच्छा होता अगर आप बनफ्से नफीस यहाँ मौजूद होते और तमाम दोस्त दुश्मन आपको स्क्रीन पर देखते। मैंने कहा, मुझे स्क्रीन पर लाने के लिए आपकी टीम कैमरा लेकर इस मुल्क में आती जहां अभी मैं हूं। इस तरह उस मुल्क के हुक्काम और इंटेलिजेंस वालों की नींदें उड़ जाती। अभी वो मुतमईन हैं कि फरहाद किसी दूसरे मुल्क में है। नुमाइंदे ने मुस्कुराकर कहा, आप इस अंदाज में जवाब देकर तमाम ममालिक के अकाबरीन को बेचैनी में मुब्तला कर रहे हैं। हर एक इस अंदेशे में मुब्तला रहेगा कि आप उसके मुल्क में हैं, और हर एक खुद को ये तसल्ली भी देगा कि मैं उसके घर उसके दिमाग में नहीं हूं। आप अक्सर दोहरी बातें करते हैं, दोहरी चालें चलते हैं, और यही आपके फराद होने का सबूत है। क्या ये सच है कि आपने गोशा नशीनी इख्तियार की थी और पहले गुमराह थे, अब नहीं हैं? मैं अपने मुतालिक कहूँगा कि अब गुमराह नहीं रहा, तो ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात होगी। आप सब्र करें। मैं मंजर आम पर आया तो मेरा रुख भी सामने आ जाएगा। रह गई गोशा नशीनी वाली बात, तो मैं तारीकुद दुनिया होकर इबादत में मसरूफ़ नहीं था। तो फिर क्या करते रहे? दुश्मनों के अंदर सुरंग बनाता रहा और दोस्तों के अंदर दोस्ती बढ़ाता रहा। क्या आप दुश्मनों के नाम बताना चाहेंगे? दुश्मनों को अपने नाम मालूम हैं, फिर मैं उनके नाम क्यों याद करूं? नुमाइंदे ने कहा, मेरे दिमाग में चंद मुल्कों के टेलीपैथी जानने वाले मौजूद हैं। मैं उनकी तरफ से सवालात कर रहा हूं। वो नुमाइंदा ये नहीं जानता था कि मैं भी उसके दिमाग में हूं। जवाब देते वक्त उस शख्स के अंदर चला जाता हूं जो कैमरे के सामने मेरी गुफ्तगू का जरिया बना हुआ है। उस वक्त एक शख्स नुमाइंदे के दिमाग में कह रहा था, उससे पूछो, जब वो गोशा नशीन रहकर दुश्मनों के अंदर सुरंग बना रहा था तो फिर जाहिर होने की क्या ज़रूरत है? क्या वो दुश्मनों को खौफजदा करना चाहता है? क्या वो दुश्मनों के अंदर रास्ता बनाने की भी मिसाल पेश कर सकता है? नुमाइंदे ने मुझे ये सवाल सुनाया। मैंने कहा, हाँ, मैं अभी सबूत पेश करूंगा। सवाल करने वाला 5 मिनट इंतज़ार करे। उस वक्त तक दूसरा टेलीपैथी जानने वाला सवाल करे। इस बार सवाल करने वाली एक औरत थी। उसकी आवाज़ और लहजा बिल्कुल नया था। मैंने पहली बार वो आवाज़ सुनी थी। वो कह रही थी, फरहाद हक और इंसाफ की बात करता है। अगर फरहाद जिंदा है तो ये मानना पड़ेगा कि बड़े ममालिक के दरमियान ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। अगर एक मुल्क में 4 टेलीपैथी जानने वाले हों तो बड़े बड़े मुल्क में भी 4 ख्यालखानी करने वालों को होना चाहिए। अगर फरहाद जिंदा है तो ताकत का तवाज़ुन कायम रखने के लिए ट्रांसफार्मर मशीन को ख़त्म कर देगा। मैंने जवाब दिया, बीबी एल्पा, मास्कमैन ने तुम्हारी आवाज़ का लहजा बदल दिया है। तुम्हें दुनिया वालों से छुपाकर 7 पर्दों में रखा है ताकि सोनिया जोजो की तरह तुम्हें भी छीन कर न ले जाए। मैंने जो सवाल किया उसमें मास्कमैन की सियासत भरी हुई है। मुझे यकीन है सोनिया और पारस कभी एल्पा तक नहीं पहुंच सकेंगे। फिर मैंने नुमाइंदे से कहा,
तुम्हारे दिमाग में जिसने पहला सवाल किया था वो ब्रेन मास्टर कहलाता है। मैंने कहा था उसे 5 मिनट के बाद जवाब दूंगा। ऐसा इसलिए कहा था कि मेरा जवाब सुनकर एल्पा भाग जाती। अब सुनो, मैंने दुश्मनों के अंदर पहुंचने के लिए रास्ते बनाए हैं। तुम्हारे 4 ब्लैक सीक्रेट्स का दावा है कि कोई चालाक से चालाक जासूस भी उनके खुफिया अड्डे तक कभी नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि वो अड्डा न जमीन में है न आसमान में। मैं जानता हूं वो समंदर में है। 4 ब्लैक सीक्रेट एक आबदोस में खास मीटिंग के वक्त मुलाकात करते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं। फिर मैंने नुमाइंदे से मुस्कुरा कर कहा, अब कोई टेलीपैथी जानने वाला तुम्हारे जरिए सवाल नहीं करेगा। अगर कोई तुम्हारे दिमाग में है तो सवाल करे। नुमाइंदे ने आवाज दी, मजीद सवाल करने की दावत दी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने कहा, पहले तुम्हारे दिमाग से एल्पा भागी, फिर ब्रेन मास्टर भाग गया। बड़े बड़े मुल्कों की तरह तंजीम वालों में भी एक टेलीपैथी जानने वाला पापा टोक है। वो भी मेरी हकीकत मालूम करने तुम्हारे दिमाग में आया होगा, फिर चुपचाप चले जाने में ही अपनी खैरियत समझी होगी। मेरे मंजर आम पर आते ही दुनिया वालों ने अच्छा खासा तमाशा देख लिया है। मेरा ख्याल है कि अब ये कैमरा बंद कर देना चाहिए। कैमरा बंद हो गया। फिल्म बंदी की लाइनें ऑफ हो गई। मैं अपनी जगह हाजिर हो गया। लैला ने कहा, मैं टीवी पर आपकी बातें सुन रही थी। आपने एल्पा को उसकी बातों से खूब पकड़ा है, लेकिन यह आपको कैसे मालूम हुआ कि 4 ब्लैक सीक्रेट का खुफिया अड्डा आबदोस में है? मैंने कहा, उनके अहमकाना दावों से पता चल गया था। बड़े बोलने वाले अपने ही बातों से फंसते हैं। ब्रेन मास्टर ने कहा था 4 ब्लैक सीक्रेट को दुनिया का कोई जासूस तलाश नहीं कर सकता, क्योंकि उनका खुफिया अड्डा ना तो जमीन पर है ना आसमान में। फिर तो तीसरी और आखिरी जगह समंदर ही है, और समंदर की गहराइयों में सबसे महफूज जगह आबदोस ही हो सकती है। ये मैंने यकीनी क़यास आराई की थी। ब्रेन मास्टर के भाग जाने से या खामोश रहने से मेरे क़यास या अंदाजे की तस्दीक हो गई। मैं सोनिया के पास आ गया। वो कहने लगी, तुमने बड़ी हेरा फेरी से जवाबात दिए हैं। सोनिया, तुम मास्क मैन के पास जाओ, तुम्हारे लिए सुल्तान और सलमान ख्याल खानी करेंगे। लैला तंजीम वालों के जनरल टायर के पास रहेगी, और मैं मैरीना के साथ उसके आला हुक्काम के हंगामी इजलास की रोदात मालूम करूंगा। मैंने लैला को जनरल डायर के पास जाने के लिए कहा। फिर मैरीना के दिमाग पर दस्तक दी। उसने सांस रोक ली। मैंने पारस से कहा, मैरीना को अपने दिमाग में बुलाओ, मैं कुछ कहना चाहता हूं। उधर मैरीना पारस से कह रही थी, ब्रेन मास्टर दिन रात में एक बार जरूर मेरे दिमाग में आना चाहता है। उसका ख्याल है कि कभी तो मैं बीमार पड़ूंगी या किसी तरह जख्मी होकर दिमागी तौर पर कमज़ोर हो जाऊंगी, तो उसे मेरे दिमाग में जगह मिल जाएगी। फिर वो तनवीमी अमल करके मुझे अपनी मामूला बना लेगा। अभी चंद सेकंड पहले वो फिर मेरे पास आना चाहता था। मैंने सांस रोक ली। पारस ने कहा, तुम्हें इसी तरह मोहतात रहना चाहिए, लेकिन अभी पापा तुम्हारे पास आना चाहते हैं। अब वो मेरे पास हैं, तुम भी मेरे दिमाग में आ जाओ। वो पारस के दिमाग में आकर बोली, हेलो पापा। मैं इंटरव्यू के वक्त उसी नुमाइंदे के दिमाग में थी, ब्रेन मास्टर को बोलते हुए सुन रही थी। बेशक आप जागते हुए जहन के मालिक हैं। आपने एल्पा को भी पहचान लिया, जबकि उसकी आवाज़ और लहजा मुख्तलिफ हो गया था। 4 ब्लैक सीक्रेट के होश उड़ गए होंगे। मैं अभी जाकर मालूम करती हूँ कि आपकी वो आबदोस वाली बात किस हद तक दुरुस्त है। मैंने कहा, तुम्हें एतराज़ ना हो तो मैं भी तुम्हारे मुल्क के आला हुक्काम की बातें सुनना चाहता हूँ। वह हंसते हुए बोली, पापा आप बहुत गहरे हैं। आप मुझे बताए बगैर भी वहाँ पहुँच सकते हैं। हमारी दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से आप गुजर नहीं सकते? आप मुझे खुश करने के लिए मेरे एतराज़ात को अहमियत दे रहे हैं। आइए, मैं सुपर मास्टर के पास जा रही हूँ। मैंने कहा, सुना है मौजूदा सुपर मास्टर योगा का माहिर है। हाँ, पहले था। शराब नोशी ने सांस रोकने की सलाहियत ख़त्म कर दी है। पहले वो गई, उसके बाद मैं सुपर मास्टर के पास पहुँच गया। वहाँ हमारे अंदाजे के मुताबिक हंगामी इजलास शुरू हो चुका था। वो उस इजलास में पहले टीवी देख रहे थे, सोनिया की और मेरी बातें सुन रहे थे। फिर उन्होंने टीवी ऑफ करके ब्रेन मास्टर पर सवालात की बौछार कर दी। फौज के जनरल ने पूछा, क्या फरहाद दुरुस्त कह रहा है? ब्लैक सीक्रेट का खुफिया अड्डा किसी आबदोस में है? ब्रेन मास्टर ने कहा, हाँ, मेरी समझ में नहीं आता यह फरहाद फिर कैसे पैदा हो गया। उस शैतान को यह राज कैसे मालूम हो गया जिसका इल्म सिर्फ मुझे और 4 ब्लैक सीक्रेट्स को है? यह सवाल तुम्हें फरहाद से करना चाहिए था। तुम वहां से क्यों चले आए? वो कहने लगा, मैंने फौरन वापस आकर 4 ब्लैक सीक्रेट से मशवरा किया। वो चारों भी खामोशी से उस नुमाइंदे के दिमाग में थे। ये सुनकर हैरान और परेशान हो गए थे कि फरहाद खुफिया अड्डा जानता है।
उन्होंने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर आबदोज़ जहाज़ से तुम्हारी खुफिया दस्तावेज़ात हटा दी हैं और उस आबदोज़ को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। एक आला हाकिम ने कहा। सोनिया, पारस और अली तैमूर कुछ कम ना थे। अब ये फराद अचानक मौत की तरफ फिर आ गया है। दूसरे आला हाकिम ने कहा। टेलीपैथी की फौज रखने वाले ब्लैक सीक्रेट अपना अड्डा छोड़कर भाग रहे हैं। ब्रेन मास्टर ने कहा। हम भगोड़े नहीं हैं, ये महज एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहे हैं। फरहाद किसी वक्त भी उस आबदोज़ जहाज़ को तबाह कर सकता है। आप लोगों को अगले 24 घंटों में मालूम हो जाएगा हमारे ब्लैक सीक्रेट कितने तेज तर्रार हैं। अब वो फरहाद और उसकी औलाद को सुकून से जीने नहीं देंगे। सुपर मास्टर ने कहा। फरहाद ने अचानक जाहिर होकर सभी के होश उड़ा दिए हैं। हम सब परेशान हैं। ऐसे वक्त ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट होश में रहकर अपना बचाव भी कर रहे हैं और फरहाद को दोबारा कब्र में पहुंचाने का इंतजाम भी कर रहे हैं। यूं समझे उस कमबख्त के मुकद्दर में मौत लिखी जा चुकी है। मेरीना ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर कहा। मैं मेरीना बोल रही हूं। ये सुपर मास्टर नाअहल है। शराब पीते पीते अपने हसास दिमाग को बेहिस बना चुका है। जिस तरह मैं इसके दिमाग में आसानी से आ जाती हूं, इसी तरह दुश्मन ख्याल खानी करने वाले भी आ सकते हैं। क्या आप लोगों को इस गलती का एहसास है कि कोई भी इस गधे के जरिए आप लोगों की इस अहम मीटिंग में शरीक हो सकता है? ब्रेन मास्टर ने कहा। मेरीना, माइंड योर लैंग्वेज। तुम सुपर मास्टर को गधा कह रही हो? जनरल ने कहा। जो गधा अपनी पीठ पर दुश्मनों को उठाकर हमारे दरमियान ले आए, उसे गधा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? फौज के कर्नल ने कहा। हम अब तक यही समझ रहे थे कि सुपर मास्टर हसास दिमाग रखता है, उसे अपनी दिमागी कमजोरी की इत्तला मिल जानी चाहिए। मेरीना ने कहा। ब्रेन मास्टर हमेशा सुपर मास्टर से रब्ता रखता है। ब्रेन मास्टर भी आप लोगों को इस कमजोरी की इत्तला दे सकता था। वो भड़क कर बोला। तुम खामखा इल्जाम लगा रही हो। मेरा सुपर मास्टर से कोई जाती ताल्लुक नहीं है। मेरीना ने सुपर मास्टर को बोलने पर मजबूर किया। वो बोलने लगा। दो फौजी जवानों ने आकर सुपर मास्टर के दोनों बाजुओं को पकड़ लिया। उसे कुर्सी से उठाकर ले जाने लगे। वहां अहकामात की तामील करने वाले फौजी जवान भी योगा के माहिर थे। ऐसी अहम मीटिंग में वही हुक्काम और फौजी अफसरान शरीक होते थे जो हसास दिमाग रखते थे। इस तरह कोई दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला उस मीटिंग में छुपकर नहीं आ सकता था। ये एहतियात अभी कुछ दिनों से ही की जा रही थी और मेरे मंजर आम पर आते ही वो लोग और ज्यादा मोहतात हो गए थे। जनरल ने मरीना को एक फौजी जवान के दिमाग में जाने की इजाज़त दी। उसके साथ मैंने भी वहां जगह बना ली। वो कहने लगी। जनरल, मेरा एक मातहत चंद तस्वीरें लेकर आ रहा है। वो तस्वीरें साबित कर देंगी कि ब्रेन मास्टर जज्बात से खाली नहीं है, बल्कि जज्बाती है। सुपर मास्टर की बहन का दीवाना है। ब्रेन मास्टर ने कहा। अब तुम जाली तस्वीरों के जरिए मुझ पर कीचड़ उछालना चाहती हो? तस्वीरों को परखने वाले माहिरीन रिपोर्ट देंगे कि वो तस्वीरें जाली हैं या असली। ब्रेन मास्टर ने आंखें बंद कर लीं। फिर जब वो बोला तो उसकी आवाज़ और लहजा बदल चुका था। वो कह रहा था। मैं ब्लैक सीक्रेट नंबर 4 अपने ब्रेन मास्टर के जरिए आप लोगों से हम कलाम हूँ। अगर हमारा ब्रेन मास्टर किसी औरत के साथ जज्बाती हो गया है तो इसमें हमारे मुल्क या हमारी कौम को क्या नुकसान पहुँच रहा है? नुकसान तो मेरीना पहुँचा रही है। अपने ज़ाती झगड़े में फरहाद के ख़तरे को पसे पुश डाल रही है। यहाँ हम फरहाद से बचाव की तदाबीर सोचने और उसे दोबारा मिट्टी में मिला देने के लिए एक दूसरे से अहम मशवरे करना चाहते हैं, लेकिन ये बददिमाग चाहती है कि हम आपस में लड़ते रहें और फरहाद हमारे अंदर सुरंग बनाता रहे। ब्रेन मास्टर का लहजा फिर बदल गया। वो कह रहा था। मैं ब्लैक सीक्रेट नंबर 1 बोल रहा हूँ। हमें ट्रांसफार्मर मशीन ने जज्बात से आरी बनाया है या नहीं? हम में क्या खूबियाँ हैं और क्या खराबियाँ हैं, इन सब का ताल्लुक हमारी अपनी ज़ात से है। अगर आप लोगों को या हमारे मुल्क को हमारी किसी खराबी या कोताही से नुकसान पहुँचे तो हम सज़ा पाने के लिए खुद हाजिर हो जाएंगे। तीसरी बार फिर लहजा बदला। मैं ब्लैक सीक्रेट नंबर 2 बोल रहा हूँ। ये औरत की फितरत है। उसे लड़ने के लिए शौहर ना मिले, दफ्तर चला जाए तो वो पड़ोसियों से लड़ती है। फिर ये मगरूर लड़की हमसे क्यों खामखा नहीं लड़ेगी? एक बार फिर लहजा बदल गया। मैं ब्लैक सीक्रेट नंबर 3 बोल रहा हूँ। 100 बात की एक बात, फरहाद हमारे मुल्क का पहला और आखिरी दुश्मन है। अगर आप मुल्क को बचाने की बातें संजीदगी से करना चाहते हैं तो मेरीना को मौजूदा इजलास से बाहर कर दें, वरना हम जा रहे हैं। आला हुक्काम और फौजी अफसरान आपस में मशवरे करने लगे। फिर जनरल ने कहा। मेरीना, तुम हमारे लिए बहुत अहम हो। हमें तुम्हारी हुब्बुल वतनी से भी इनकार नहीं है, लेकिन ये इजलास ब्लैक सीक्रेट ने तलब किया था, इसलिए तुम्हें अभी जाना चाहिए। ठीक 1 घंटे बाद इस इजलास में तुम रहोगी और ब्रेन मास्टर ब्लैक सीक्रेट के साथ यहाँ से चला जाएगा। फौजी जवान ने जनरल के हुक्म से सांस रोकी।
मैं और मेरीना अपनी अपनी जगह हाजिर हो गए। फिर मेरीना मेरे पास आकर गुस्से से बोली, मुझे खुश करने के लिए 1 घंटे बाद बुलाया गया है, लेकिन मैं इजलास से निकलने वाली इंसल्ट को नहीं भूलूंगी। मुझे वहां से हटाकर गुफ्तगू करने का मतलब यह हुआ कि खास और अहम मुल्की राज मुझसे छुपाए जा रहे हैं। बेटी, ऐसे वक्त सभी को गुस्सा आता है, लेकिन तुम तो बाकमाल हो, गुस्सा बर्दाश्त कर लेती हो। अभी खुद को नॉर्मल रखो। मैं गुस्से और दूसरे जज्बात पर काबू पाने के लिए सांस रोक कर योगा के आसन पर रहती हूँ। इस अमल में 15-20 मिनट लगेंगे। मैं अभी आती हूँ। वो चली गई। ब्लैक सीक्रेट्स ने मरीना के इंसल्ट करने और उसे इजलास से भगाने के लिए अपनी अपनी आवाज़ें सुनाई। एक लड़की को नीचा दिखाने और ब्रेन मास्टर को जज्बाती होने के इल्ज़ाम से बचाने के लिए उन्हें इस गलती का एहसास नहीं हुआ कि अपनी आवाज़ सुना रहे हैं। शायद इसलिए एहसास नहीं हुआ कि इस इजलास में वो सबको अपना समझ रहे थे। इस गलती का फ़ायदा मुझे पहुंचने वाला था। उन ब्लैक सीक्रेट्स में से कभी तो कोई बीमार या हादसे में ज़ख्मी होगा और मुझे अपने दिमाग में जगह बनाने का मौका देगा। लेकिन पहले ये तस्दीक करना थी कि वो चारों अपनी ही आवाज़ में बोल रहे थे। मैंने नंबर 1 की आवाज़ और लहजे को अपने जहन में दोहराया, फिर ख्याल खानी की परवाज़ की। उसके दिमाग में पहुंच गया। ब्लैक सीक्रेट नंबर 1 ने पूछा, कोड वर्ड्स? ये पूछने में 2 सेकंड्स लगे। फिर उसने 1 सेकंड तक जवाब का इंतज़ार किया, उसके बाद सांस रोक ली। इन 3 सेकंड्स में मैंने उसके चोर ख्यालात से पूछा, रिहाइश? चोर ख्याल ने कहा, एटलांटा, B1214, लिस्बन पार्क। यानी वो इसी शहर में एटलांटा नामी मकाम पर रहता था। वहाँ लिस्बन पार्क के B ब्लॉक में 1214 नंबर के एक बंगले में क़याम था। ये मुझे बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। अब मैं बाकी 3 ब्लैक सीक्रेट्स के पास जाना मुनासिब नहीं समझता था। नंबर 1 ने तीनों साथियों को बता दिया होगा कि मेरीना उसके दिमाग में आई थी। चूंकि कोड वर्ड्स नहीं जानती थी, इसलिए सांस रोककर उसे भगा दिया गया है। चारों की आवाज़ें और लहजे मुझे अच्छी तरह याद थे। मैंने सोचा पहले एक के जरिए तीनों को ट्रैप करने की कोशिश करूंगा। नाकामी होगी तो ख्यालखानी का हथियार इस्तेमाल करूंगा। 20 मिनट के बाद मेरीना आ गई। मैंने कहा, ब्रेन मास्टर इस इंतज़ार में है कि कभी तुम बीमार पड़ जाओ और सांस रोकने के काबिल ना रहो तो वो तुम्हें अपनी मामूला बना ले। आज तुमने चारों ब्लैक सीक्रेट्स की आवाज़ें सुनी हैं, क्या उनके लहजों को याद रखा है? मैंने अपने दिमाग में नक्श कर लिया है। मुझे भी उनकी दिमागी कमज़ोरी का इंतज़ार रहेगा। मैं उसके साथ सोनिया के पास आ गया। वो कहने लगी, क्या आपको मम्मा कह सकती हूँ? सोनिया ने खुश होकर कहा, तुम बहुत ज़हीन बेटी हो। मुझे मम्मा कहोगी तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात होगी। ओ मम्मा, मैं और कभी आपसे आगे जा सकूं? कभी आपका नाम मिटाकर अपना नाम चमका सकूंगी? कभी नहीं। मेरीना माँ बाप की जगह औलाद लेती है। माँ शेर होती है तो बेटी सवा शेर हो जाती है। ऐसा हमारी दुनिया में होता आया है। अब इस बात को छोड़ दो। पहली बार बेटी बनकर आई हो, माँ से कुछ मांगो या अपने मसाइल बताओ, मैं तुम्हारे सर से पहाड़ उतार दूंगी। बेशक आप ऐसा कर सकती हैं। मेरी एक ही उलझन है। मैं सोचती हूँ आपकी टीम में शामिल होकर कहीं मैं अपने मुल्क से तो दुश्मनी नहीं कर रही हूँ। मैं तुम्हारी उलझन दूर कर देती हूँ। यह सोनिया का वादा है कि जब तक तुम हक और इंसाफ के लिए काम करती रहोगी, हम तुम्हारे मुल्क के किसी फर्द के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। कुछ करने से पहले तुम्हें हालात से बाखबर रखेंगे। फिर ये तुम्हारी मर्जी पर होगा कि तुम क्या इक़दाम करती हो। मैंने कहा, सोनिया ने तुमसे वादा किया है, इसलिए अब मैं भी तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा। मैंने ब्लैक सीक्रेट्स की रिहाइशगाह का पता मालूम कर लिया है। वो हैरानी से बोली, पापा, आपने इतनी जल्दी कैसे मालूम कर लिया? सोनिया ने मुस्कुराकर कहा, यह तुम्हारे पापा ऐसी ही तूफानी रफ्तार से काम करते हैं। अब तुम बताओ, उस ब्लैक सीक्रेट को तुम ट्रैप करने की इजाज़त हमें दोगी? मम्मा, आज रात एक चार्टर्ड तैयारी के जरिए मैं उसके साथ न्यूयॉर्क जा रही हूँ। पापा, आप मुझे उस शैतान के बारे में बताएं। पापा, मुझे उस शैतान का पता बताएं। मैंने उसे पता बताया, फिर कहा, तुम अपने तौर पर जो बेहतर समझो वही करो। पापा, आप क्या करना चाहते हैं? मैं एटलांटा जाकर दूरी दूर से निगरानी करना चाहता था। उसके हल्क़े अहबाब से वाकिफ़ होना चाहता था। इस तरह दिमागी कमज़ोरी में मुब्तला करने का इरादा था, उसे दुश्मनी का शुबा ना हो। इस तरीक़ेकार से उम्मीद थी कि मैं ब्लैक सीक्रेट्स के भी दिमागों में पहुंच सकूंगा। वो कायल होकर कहने लगी, बहुत ही उम्दा तरीक़ेकार है। मैं और पारस इसी पर अमल करेंगे। उन चारों के दिमागों में चुपचाप जाने का मौका रहेगा तो ऐसा खेल खेलूंगी कि वो चारों प्रोसार बनना भूल जाएंगे। कोई मुश्किल हो तो हमें आवाज़ देना। पापा और मम्मा के दिमागों में आने के लिए कोड वर्ड्स मुकर्रर कर लो। वो ज़रा सोच कर कहने लगी, बेटी के पापा,
मैं हूं पापा की बेटी और मम्मा के दिमाग में आकर कहूंगी, बेटी की मम्मा, मैं हूं मम्मा की बेटी। सोनिया ने कहा, इन कोड वर्ड से तुम्हारी भरपूर मोहब्बतें जाहिर होती हैं। वो चली गई। मैंने सोनिया से पूछा, मास्कमैन से राब्ता हुआ था? वो सांस रोक लेता था। सुल्ताना और सलमान ने कई बार राब्ता करना चाहा, मगर उसने एक सेकंड के लिए भी उन्हें दिमाग में आने नहीं दिया। मेरा ख्याल है हमें फिलहाल उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए। हाँ, वो खौफजदा है। यही समझ रहा होगा कि तुम बार बार उसके दिमाग में पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। लैला ने आकर कहा, तंजीम वालों के मौजूदा हुक्काम और अहम फौजी अफसरान के दिमागों में पहुंचा नहीं जा सकता। मैं जनरल डायर के दिमाग से कोई खास बात मालूम ना कर सकी। वो समझ गए हैं कि ब्राइन वुल्फ के पीछे हमारे फरहाद साहिब छुपे हुए थे। उनका ख्याल है फरहाद जैसा तूफान ही तमाम गोल्डन ब्रेन्स को उड़ा कर ले जा सकता था। यह कारनामा तन्हा सोनिया का नहीं है। मैंने पूछा, पापा डॉग का कोई सुराग मिला? जनरल डायर की सोच ने सिर्फ इतना बताया है कि पापा डॉग मौजूदा हुक्काम के लिए काम कर रहा है। ये मालूम ना हो सका कि वो कहाँ रहता है और किस तरह वहाँ के हुक्काम से रब्ता करता है। सोनिया ने कहा, फरहाद, यहाँ मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है। ये तीसरा महीना ख़त्म होने वाला है और पापा डॉग हाथ नहीं आया। मैंने कहा, वो ऑपरेशन के बाद चेहरे, आवाज़ और लहजे की तब्दीलियों से गुजर रहा था, इसलिए इतना वक्त गुजर गया। तुमने वक्त ज़ाया नहीं किया है। गोल्डन ब्रेन्स और उनके अड्डे की तबाही मामूली कारनामा नहीं है। मैं पिछले कारनामे की खुशी में अगले टारगेट को नहीं भूलती। उन कमबख्तों ने ऐसे ज़बरदस्त हिफाजती इंतजामात किए हैं कि ख्याल खानी करने वाले भी वहाँ के हुक्काम और फौजी अफसरान के दिमागों को कमज़ोर नहीं बना सकेंगे। उन्होंने अपनी रिहाइशगाह में कोई मुलाजिम नहीं रखा है, न ही उनके बीवी बच्चे हैं। अगर कोई होता तो उसके ज़रिए उन्हें भी आसाबी कमज़ोरी में मुब्तला कराया जा सकता था। लैला ने मुझसे कहा, आप मेरी एक बात मानेंगे? हाँ, ज़रूर मानूंगा। बोलो। आपको तंजीम वाले मुल्क जाना चाहिए। आप और सिस्टर जब एक जगह होते हैं तो दुश्मनों की मौत बन जाते हैं। सोनिया ने कहा, लैला, ज़्यादा चालाक ना बनो। मैं ख्याल खानी नहीं जानती, लेकिन चोर ख्यालात समझ लेती हूँ। तुम दरअसल दूल्हा को उसकी दुल्हन के पास भेजना चाहती हो। क्या मैं गलती कर रही हूँ? अभी हम काम की बातें कर रहे हैं। तुम शादी और अज़वाजी ज़िंदगी का मामला क्यों ठोंस रही हो? सिस्टर, आपने तन्हा ज़िंदगी बहुत गुजार ली। छोटी बहन समझकर मेरी बात मान लें, वरना मैं अपनी बात मनवाना जानती हूँ। अच्छा, अब तुम भी चैलेंज करने लगी हो। ज़रा देखूं तो सही कि तुम क्या करना चाहती हो। ठीक है, मैं क्या कर चुकी हूँ ये थोड़ी देर बाद दूल्हा दुल्हन को मालूम हो जाएगा। वो चली गई। पहले सुल्ताना और सलमान के पास आई, फिर पारस और अली तैमूर से रब्ता किया और सबसे कहा, सिस्टर 3 माह से तन्हा तंजीम वाले मुल्क में हैं। जब तक फरहाद वहां नहीं जाएंगे, पापा डोग तक पहुंचना मुमकिन ना होगा। वैसे भी निकाह पढ़वाने के बाद उन्हें साथ रहना चाहिए ना। सब ने तायद की कि काम भी होगा और अज़वाजी ज़िंदगी के तकाजे भी पूरे होंगे। पारस ने लैला से कहा, आप मेरी मम्मा के लिए फरागदिली का सबूत दे रही हैं। आज से मैं आपको आंटी नहीं कहूँगा, पाकिस्तानी ज़बान में अम्मी कहा करूँगा। लैला ने खुश होकर कहा, आई लव यू, आई किस यू, थैंक यू अम्मी। लैला ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर मुझसे कहा, आप किसी भी फ्लाइट से तंजीम वाले मुल्क रवाना हो जाएं। इनकार की सूरत में सुल्ताना, सलमान, पारस और अली तैमूर भूख हड़ताल करने वाले हैं। ये क्या धमकी है? धमकी नहीं है, आप हड़ताल करने वालों के पास जाकर तस्दीक कर लें। मैं चारों के पास गया। वो सब लैला की हिमायत में बोल रहे थे। लैला ने कहा, आपकी रवानगी के बाद मैं यहाँ पारस और मरीना का इंतज़ार करूँगी। वो 3 कैदी और उस बंगले की चाबी उनके हवाले कर दूंगी। फिर अपनी बहन के पास रहने के लिए पेरिस चली जाऊंगी। अल्लाह के फजल से हमारी टीम पहले से बहुत मजबूत थी। मरीना की आमद ने उसे और मुस्तहकम कर दिया था। मेरे मंजर आम पर आने से इस टीम की दहशत और बढ़ गई थी। कहीं हम कामयाब हो रहे थे और कहीं कामयाबी के रास्ते में रुकावटें पैदा हो रही थीं। ये रुकावटें भी आगे चलकर दूर होने वाली थीं। सोनिया और अली जिन टेलीपैथी जानने वालों को अमेरिका से अगवा करके लाए थे, उनमें कैनी पॉल और मिक्की मैथ्यू पेरिस में थे और शिल्पा को लंदन में आज़ाद छोड़ दिया गया था। वो जान गई थी कि जोजो ने उसे अपनी मामूला बनाया हुआ है। उसके पास निजात का कोई रास्ता नहीं था। वो आज़ाद भी थी और जोजो की कनीज भी। ये मानती थी कि जोजो ने उससे कनीज का कोई काम नहीं लिया है, फिर भी परेशान रहती थी। गम गलत करने के लिए लंदन के पब्स में और नाइट क्लबों में शराब पीती, रक्स करती थी और मस्ती में चूर रहती थी। ब्रेन मास्टर का एक टेलीपैथी जानने वाला एवान रॉस का लंदन में था और मेरीना को तलाश कर रहा था। उसे मेरीना तो ना मिली।
शिल्पा मिल गई। वो रूबी क्लब में कुछ पीने और खाने के लिए आया था। यूरोप और अमेरिका में शराब के बगैर खाना या तफरीह बेमज़ा समझी जाती है। ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरने और योगा की मशक़ें करने के दौरान ये अहद किया जाता है कि वो शराब और औरत से दूर रहेंगे। लेकिन जहाँ कदम कदम पर शराब पानी की तरह मिलती हो, हर तकरीब और हर सोसाइटी में पीना लाजमी हो, वहाँ इनकार नहीं होता, कसम टूट जाती है। टेलीपैथी जानने वाले एवान रास्का ने कुछ अरसे तक परहेज किया। फिर वॉशिंगटन से लंदन आते ही उसे पर लग गए। उसने सोचा था थोड़ी सी पिया करेगा ताकि दिमाग हसास रहे और सांस रोकने की सलाहियत भी बहाल रहे। नशे की मिकदार पहले थोड़ी होती है, फिर रफ्ता रफ्ता नादानिस्तगी में बढ़ती चली जाती है। वो डाइना क्लब में खाने से पहले पी रहा था। सामने डांस फ्लोर पर जवान और बूढ़े ऑर्केस्ट्रा की धुन पर रक्स कर रहे थे। उनमें शिल्पा भी थी, तन्हा रक्स कर रही थी। औरत हसीन हो और शबाब का जीता जागता इश्तहार हो तो मर्द उसकी तन्हाई दूर करने के लिए बेचैन हो जाते हैं। एवान रास्का ने देखा कई जवान उसके साथ रक्स करने की दरख्वास्त करने आए थे और वो मुंह फेर कर दूसरी तरफ रक्स करने चली गई थी। वो अपनी जगह से उठकर सुरूर में चलता हुआ डांस फ्लोर पर आ गया। शिल्पा के करीब पहुंचा। उसी वक्त ऑर्केस्ट्रा बंद हो गया। रक्स का एक दौर खत्म हो गया था। वो कहने लगा, क्या मुकद्दर है, ऑर्केस्ट्रा का दम घुट गया है। क्या हम मौसीकी के बगैर रक्स कर सकते हैं? वो हंसते हुए बोली, क्या हम हवा के बगैर सांस ले सकते हैं? मौसीकी भड़काती है तो हम भड़क कर उछलते कूदते हैं। वो कहने लगा, दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है, आओ हम मौसीकी के बगैर रक्स करेंगे। अरे जाओ, मैंने ऑर्केस्ट्रा की धुन पर किसी के साथ रक्स नहीं किया। तुम कहाँ के गुलफाम आए हो? वो स्टेज से जाने लगी। एवान रास्का उसके दिमाग में पहुंच गया। वो रुक गई। चूंकि नशे में थी इसलिए पराई सोच की लहरों को महसूस ना कर सकी। एवान रास्का ने सिर्फ एक डबल पैक हलक से उतारा था। उसे हल्का सा सुरूर था, होश व हवास में था, इसलिए ख्याल खानी कर सकता था। वो उसकी तरफ खींची चली आई, उसकी गर्दन में बाहें डालकर रक्स करने लगी। पहले तो लोगों ने हैरानी से दोनों को देखा, फिर सबके सब हंसने लगे। हंसने वालों को इल्म नहीं था कि टेलीपैथी एक ऐसी ना सुनाई देने वाली मौसीकी है जो किसी को भी तिगनी का नाच नचा देती है। शिल्पा ने पूछा, ये लोग क्यों हंस रहे हैं? तुम्हारी नाक कट गई है, और नाक कट जाए तो दुनिया हंसती है। वो अपनी नाक को छू कर देखना चाहती थी, लेकिन एवान रास्का की मर्जी के खिलाफ छू ना सकी। परेशान होकर कहने लगी, अब क्या होगा? मुझे दूसरी नाक कैसे मिलेगी? मेरे घर चलो, मैं दूसरी नाक लगा दूंगा। वो उसे लेकर स्टेज से उतर गया। वेटर को बिल अदा किया, भारी टिप दी। फिर क्लब से बाहर आकर उसे अगली सीट पर बिठाया और खुद उसके बराबर स्टीयरिंग सीट पर आ गया। वो किसी औरत या दोस्त को अपने कॉटेज में नहीं ले जाता था और न ही अपना असल नाम बताता था। किसी के साथ कोई ताल्लुक शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी मालूमात हासिल करता था। वो आराम से कार में बैठकर शिल्पा के चोर ख्यालात पढ़ने लगा। जरा सी देर में वो खुशी से खिल गया। एक टेलीपैथी जानने वाली उसके हाथ आ गई थी। शिल्पा के मुताल्लिक सुपर मास्टर वगैरह का ख्याल था कि उसे सोनिया ने अगवा किया है। एवान रास्का को उसकी सोच ने बताया कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया था। वो खुद अमेरिका से भागकर आई थी, अपनी एक अलहदा तंजीम बनाना चाहती थी, लेकिन एक बार पारस के हत्थे चढ़ गई थी। जोजो ने उसे अपनी मामूला बना लिया था। एवान रास्का ने कहा, शिल्पा मैं तुम्हारे सामने भी हूँ और तुम्हारे दिमाग में भी। लो, मैं दिमाग को आज़ाद कर रहा हूँ, ज़रा होश में रहकर मुझे देखो और बातें करो। वो उसके दिमाग से निकल आया। शिल्पा ने आसपास देखा, फिर सर पकड़कर कहा, मैं बिल्कुल मदहोश नहीं हूँ। ये समझ रही हूँ कि तुम मुझे यहाँ लाए हो और तुम टेलीपैथी जानते हो। तुम्हारा ताल्लुक जोजो टीम से है। गलत समझ रही हो। मैं जोजो और पारस का दुश्मन और तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम्हें जोजो के तनवीमी अमल से निजात दिला सकता हूँ। नहीं, वो जौंक की तरह चिमट गई है। ना मुझसे कोई काम लेती है, ना आज़ाद छोड़ती है। मैं गम गलत करने के लिए बहुत ज़्यादा पीने लगी हूँ। पीने से मसला हल नहीं होता, जहानत से काम लो। जहानत? वो हंसने लगी। फरहाद की फैमिली से टकराओ तो पता चलता है जहानत हमसे कोसों दूर है। खुदा ने हमसे इंसाफ नहीं किया है। मैंने कई बार अपनी एक तंजीम बनाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। मैं तुम्हारी तकदीर बदलने आया हूँ। कौन हो तुम? अपने जिस्म जान का मालिक बना लो, तुम्हारा दोस्त रहूँगा। नाम क्या है? जो नाम तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है उसी नाम से पुकारो। यानी खुद को छुपाकर दोस्ती का दावा कर रहे हो?
यही जहानत तुम्हें सिखा रहा हूं कि किसी पर भरोसा ना करो। जब मैं तुम्हें जोजो के तनवीमी अमल से निजात दिलाऊंगा तो अपने बारे में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मुझे कब निजात दिलाओगे? यहां से अमरीका चलो, वहां तुम्हारा काम बनेगा। नहीं, वहां से तो भाग कर आई हूं, अगर पहचान ली गई तो पकड़ी जाऊंगी। तुमने चेहरा बदल लिया है, थोड़ी सी आवाज भी बदल लो, कोई नहीं पहचानेगा। यहां से पेरिस तक जोजो और पारस से टकराव होता रहेगा। मैं सुकून से तुम्हारे दिमाग में तनवीमी अमल का तोड़ नहीं कर सकूंगा। तो अमेरिका जाना क्या जरूरी है? हम जापान जा सकते हैं। अमेरिका में मेरे वसी ज़राए हैं, वहां तुम्हारी हिफाजत का माकूल इंतजाम हो सकेगा। वो कायल होकर कहने लगी, मैं तनवीमी अमल के असर से निकलने के लिए तुम्हारे साथ जाऊंगी। मेरे साथ जाना दानिशमंदी नहीं है। तुम ऐसी नादानी की बातें सोचती हो, इसीलिए नाकाम रहती हो। इसमें नादानी की क्या बात है? हम एक साथ सफर करेंगे और दुश्मन पहचान लेंगे तो दोनों ही एक साथ उनके शिकंजे में आ जाएंगे। अगर कल सुबह मैं चला जाऊं और तुम किसी दूसरी फ्लाइट से आओ तो हम में से कोई एक अगर फंसेगा तो दूसरा उसे दुश्मन की गिरफ्त से निकालने की कोशिश करेगा। टीम वर्क इसी तरह होता है। तुम बहुत अच्छी बातें समझाते हो। मैं तुम्हारे बाद यहां से रवाना हो जाऊंगी। उन्होंने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया। शिल्पा उसे अपने बंगले में ले आई। फिर एवान रस्का ने उसे टेलीपैथी के जरिए थपक थपक कर सुला दिया। उसके बाद उसने ब्लैक सीक्रेट नंबर 4 से रब्ता किया, ख्यालखानी की परवाज की। उसके दिमाग में आकर कहने लगा, मी रास्का। इतना कहकर वो अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। उसे ताकीद की गई थी कि कोई अहम बात हो तो वह ब्लैक सीक्रेट के दिमाग में आकर सिर्फ अपना नाम बताए, बाकी बातें ब्लैक सीक्रेट खुद आकर पूछेगा। उसने खुद आकर पूछा, वेल रास्का, कोई ख़ास बात? जी हाँ, शिल्पा मिल गई है, अभी मेरे पास गहरी नींद में है। ये तुमने बहुत बड़ा काम किया है। क्या तुम मुतमईन हो कि उसके आसपास दुश्मन नहीं है? जी हाँ, मुतमईन हूँ। जोजो ने तनवीमी अमल के जरिए शिल्पा को अपनी मामूला बनाकर रखा है, लेकिन उसके दिमाग में नहीं आती है, उससे कोई काम नहीं लेती है। ब्लैक सीक्रेट ने कहा, यह बात समझ में आती है। जोजो पहले माँ बनने वाली थी। उसे पेरिस के मिलिट्री अस्पताल में पहुंचाया गया था। उसके बाद उसने तवील खामोशी इख्तियार कर ली। शायद हमल ज़या होने के बाइस कमज़ोरी हो गई है। ये अच्छा मौका है, उसे यहाँ भेज दो। ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए उसकी आवाज़, लहजा और शख्सियत तब्दील कर दी जाएगी। सर, मैंने उसे राज़ी कर लिया है। वो कल किसी फ़्लाइट से रवाना होगी। मैं आपको फ़्लाइट नंबर बता दूंगा। वो जब तक यहाँ के लिए रवाना ना हो उसका साथ ना छोड़ो। ये याद रखो कि जो किसी वक्त भी उसके दिमाग में आ सकती है। शिल्पा एक तनवीमी अमल के ज़ेरे असर है। मेरा अमल उस पर असर नहीं करेगा। एक तदबीर समझ में आ रही है। ये जोजो की सोच की लहरों को महसूस नहीं करती है। अगर मैं जोजो का लहजा इख्तियार करके जाऊं तो ये मुझे भी महसूस नहीं करेगी। ब्लैक सीक्रेट नंबर 4 ने कहा, हमें यह तजुर्बा करना चाहिए। हम सब नए ख्यालखानी करने वाले हैं। अभी हमें टेलीपैथी के बहुत से तजुर्बात से गुजरना है। मैं अभी जाकर दूसरों पर यह तजुर्बा करूंगा। वो 4 ब्लैक सीक्रेट थे और एक ब्रेन मास्टर था। उनकी कुल तादाद 5 थी। उनमें से हर एक की तहवील में 2 नए टेलीपैथी जानने वाले थे। ब्लैक सीक्रेट नंबर 1 के जो 2 अदर टेलीपैथी जानने वाले थे, वो सिर्फ अपने आका नंबर 1 की सोच की लहरों को महसूस नहीं करते थे। इस तरह ब्लैक सीक्रेट नंबर 2 अपने 2 अदद ख्यालखानी करने वालों के दिमागों में जा सकता था और वो दोनों उसे महसूस नहीं करते थे। अगर कोई दूसरा ब्लैक सीक्रेट उनके अंदर आना चाहता तो वो उसे महसूस कर सकते थे और सांस रोक सकते थे। इस तरीक़ेकार के मुताबिक कोई ब्लैक सीक्रेट या ब्रेन मास्टर एक दूसरे के टेलीपैथी जानने वालों के दिमाग में नहीं जा सकता था। इस हिसाब से उन्होंने ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए 10 नए टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए थे और वो खुद 5 अदद थे। इस तरह ब्रेन मास्टर की टीम में 15 ख्यालखानी करने वाले थे, जिनमें से 3 को मेरीना ने कैदी बना लिया था। बहरहाल ब्लैक सीक्रेट नंबर 4 ने एक नया तजुर्बा करने के लिए ब्लैक सीक्रेट नंबर 3 का लहजा इख्तियार किया। फिर उसके एक टेलीपैथी जानने वाले मातहत के लहजे को गिरफ्त में लेकर ख्यालखानी की परवास की तो आसानी से दिमाग में पहुंच गया। ब्लैक सीक्रेट नंबर 3 के मातहत ने ब्लैक सीक्रेट नंबर 4 को अपने अंदर महसूस नहीं किया। मैं, सलमान, सुल्ताना, लैला और जोजो बारहा इस तरीक़ेकार के मुताबिक एक दूसरे के मामूल के दिमागों में आते जाते रहते थे। ब्लैक सीक्रेट नंबर 4 के लिए ये नया तजुर्बा नई कामयाबी थी। उसने खुश होकर बाकी तीनों ब्लैक सीक्रेट और ब्रेन मास्टर को इस नए तरीक़ेकार के मुताल्लिक बताया। फिर एवॉन रास्का से कहा कि तजुर्बा कामयाब रहा है। वो जब चाहे जोजो का लहजा इख्तियार करके शिल्पा के दिमाग में जा सकता है।
अभी हम नहीं जानते थे कि शिल्पा दुश्मनों की चाल में आ रही है। वैसे मैंने सलमान से कहा था कैनी पॉल मिकी मैथ्यू और शिल्पा की खैरियत मालूम करता रहे और वक्त मुकर्ररा के मुताबिक उन पर नए सिरे से तनवीमी अमल भी होता रहना चाहिए। फिर मैंने लैला, सुल्ताना और सलमान को सोनिया के पास बुलाकर मशवरा दिया। हमें मरीना का ज़्यादा से ज़्यादा एतमाद हासिल करने के लिए उसके मुल्क के बाकी टेलीपैथी जानने वालों को वापस कर देना चाहिए। सलमान ने कहा, हम मरीना पर किस हद तक भरोसा कर सकते हैं? आइंदा उसके मुल्की मामलात में इख्तलाफ पैदा होगा तो वो हमसे बदजन नहीं होगी। अगर उसने अलहदगी इख्तियार की तो हमारे ट्रैप किए हुए तमाम टेलीपैथी जानने वाले उसकी तहवील में रहेंगे। हमने जो पाया है उससे महरूम हो जाएंगे। सोनिया ने कहा, सलमान, तुमने मार्टिन रसल को मामूल बनाया। फरहाद ने कैनी पॉल और मैकी मैथ्यू को ट्रैप किया। जो शिल्पा के दिमाग पर हावी है। जे मॉर्गन भी जो का मामूल है। लैला ने वार्नर हैक को मामूल बनाया था, लेकिन तुम लोगों ने किसी से कोई ख़ास काम नहीं लिया। सुल्ताना ने कहा, इसलिए कि हम खुद ख्याल खानी करते हैं, हमें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। सोनिया ने कहा, और ना कभी ज़रूरत पड़ सकती है। हमने सिर्फ इसलिए उन्हें अपने कब्जे में रखा है कि दुश्मन उनसे शैतानी काम ले रहे थे। हमने उन्हें ट्रैप करके दुश्मनों के हाथ बांध दिए थे, लेकिन उन्होंने पता नहीं और कितने नए टेलीपैथी जानने वाले पैदा कर लिए हैं। मैंने कहा, दुश्मन की ताकत वही है। हम बार बार उनके टेलीपैथी जानने वालों को पकड़ते रहेंगे और वो बार बार नए टेलीपैथी जानने वाले पैदा करते रहेंगे। अभी झील में बहुत सी मछलियां हैं, हम कब तक मछलियां पकड़ते रहेंगे? सलमान ने कहा, आप दुरुस्त कहते हैं। हमारा मकसद यह है कि किसी भी टेलीपैथी जानने वाले को गलत तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। सोनिया ने कहा, और यही मकसद मेरीना का है। उस लड़की ने अपने टेलीपैथी जानने वालों को गलत मकसद से तंजीम वाले मुल्क जाने नहीं दिया। इसके लिए अपने आला हुक्काम और ब्लैक सीक्रेट वगैरह की मुखालफत मोल ले ली। लैला ने कहा, कल तक मेरीना तन्हा थी, बड़ी मजबूत और ख़तरनाक मुखालफतों का सामना कर रही थी। उसे हमसे बड़ी तक़वियत हासिल हो रही है। अगर उसके टेलीपैथी जानने वाले वापस कर दिए जाएं, तो उसके पास भी टेलीपैथी जानने वालों की एक ज़बरदस्त टीम होगी और वो हमारी इस मोहब्बत और दोस्ती को कभी भुला नहीं पाएगी। मैंने कहा, रह गई ये बात कि आइंदा कभी मरीना से धोखा हो सकता है, वो हमसे अलहदगी इख्तियार कर सकती है, तो कोई बात नहीं। अगर वो हमसे अलग होकर अपने टेलीपैथी जानने वालों को उम्दा मकासद के लिए और दूसरे ममालिक की भी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करती रहेगी तो हमें खुशी होगी। हम अलहदगी के बावजूद उसकी मुखालफत नहीं करेंगे। हाँ, अगर उसने भी नाइंसाफ़ी की राह इख्तियार की और दूसरों के हुकूक को तस्लीम ना किया तो हम उसके पास किसी टेलीपैथी जानने वाले को रहने नहीं देंगे। सोनिया ने कहा, हमने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े शैतान और बड़े बड़े तूफ़ान देखे हैं। तूफ़ान गुजर गए, शैतान मर गए। अगर कभी मेरीना तूफ़ान बनकर आएगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। मेरा मशवरा है उसके तमाम टेलीपैथी जानने वालों को उसके हवाले कर दिया जाए।